हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़, ये पहला हेडिंग है, इसको अपने को पढ़ना है। तो अभी तक अपने जो पढ़ा है वो सेंटर ऑफ मास कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा था। सो अगर पार्टिकल्स होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास हमको आता है। फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ऑफ सेपरेट बॉडीज़ के बारे में बात कर लिया है। नाउ अब बॉडीज़ का कलेक्शन होगा तो फिर सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर लर्न करने वाले हो। तो लेट्स से अपने पास एक बॉडी है और इस बॉडी का मास m1 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अपने को पता रहेगा या फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और जनरली वो बॉडीज़ होंगी जो हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। लेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, मे भी 3 डायमेंशनल बॉडी है। और साथ ही साथ अपने पास एक और बॉडी है, लेट्स से दिस एनी रैंडम बॉडी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और जनरली आपको जो बॉडीज़ दी जाएंगी वो सिमिलर होंगी और सिंपलर होंगी जिस तरह के हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला हुआ है। सो ये सेकेंड बॉडी है, उसका टोटल मास m2 है और उसका अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर बाय डेरिवेशन और बाय रिजल्ट्स जो हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। लेट्स से उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन x2, y2, z2 लोकेशन पर है। ये फर्स्ट का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, ये सेकेंड के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। अभी हम दो बॉडीज़ को देखते हैं और अगर और भी बॉडीज़ होंगी तो इसी रूल को हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे। ये जो x, y, z कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जा रहे हैं वो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है। सो ओरिजिन कहीं पर होगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आपको ड्रॉ किया हुआ दिखाया जाएगा। अपना आइडिया क्या है कि इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो उसको हम लोग कई बार ऐसा ही बोल देते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मासेस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मासेस का। सो इसको एक ये सेंटर ऑफ मास है, एक ये सेंटर ऑफ मास है। अब इनको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि अपने पास ये एक पॉइंट मास है और एक ये पॉइंट मास है। इस फर्स्ट पॉइंट मास का मास m1 है, सेकेंड के लिए m2 है और फिर इसके बाद इन पॉइंट मास वाले फार्मूले पे आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो हम ऐसा ट्रीट करेंगे, एक m1 मास है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और एक x2 मास, एक ये m2 मास है जो कि x2, y2, z2 लोकेशन पे लोकेटेड है। इतना ड्रॉ करने के बाद फिर हम बॉडी किस तरह की थी, कौन सी बॉडी थी, उस चीज़ को हम भूल जाएंगे क्योंकि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सो इन दो सेंटर ऑफ मास का फाइनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा वो निकाल लेने का। सो देन इट विल बिकम लाइक कि इस डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ होगा, तो उसके लिए एक्सियम का फॉर्मूला लगाएंगे। सो इट विल बिकम m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, right? Similarly we can find YCM. So this YCM is going to be m2 x2 plus this is going to be m2 y2. We need to find this we need to use y coordinate, so it's going to be m1 y1 plus m2 y2 divided by m1 plus m2. Similarly you can get this ZCM. ZCM is going to be m1 z1 plus m2 z2 divided by m1 plus m2. ओके, सो पॉइंट इज कि अगर बॉडीज़ होंगी तो उनके हम पहले सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर वो डिस्क्रीट जैसा हो जाएगा, डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हमको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता चल जाएगी। तो फाइनल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी, फाइनल सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा अपने को, दैट विल बी XCM, YCM, ZCM. राइट, सो दिस इज फॉर द 2 बॉडीज. सो कैन यू एक्सटेंड इट फॉर 3 बॉडीज? आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड बॉडी होगा तो इसके आगे लिखते चले जाएंगे, फोर्थ बॉडी होगा तो उसको और बढ़ा लेंगे, एक्स वाई होगा तो जेड को 0 कर लेंगे, एक्स वाई जेड तीनों होगा तो उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। फाइन, ओके, सो बेस्ड ऑन दिस लेट्स हैव वन एग्जांपल एंड ट्राई टू यूज दिस. सो हियर इज एग्जांपल. सो लेट मी राइट द एग्जांपल. सो एग्जांपल रीड्स, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन. एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, लेट्स सी कि क्या कॉम्बिनेशन है। ये एक्स वाई प्लेन पे दिखाया गया है, तो ये एक रॉड लगाया है। इस रॉड यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रॉड है जो अलॉन्ग द वाई एक्सिस है और उसके एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड उसका खुद का मास दे रखा है। सो लेट्स एज्यूम कि जो रॉड है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 जैसे ट्रीट कर ले रहे हैं। इसके बाद एक ये ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली सॉलिड स्फीयर है, वो मेंशन करेंगे लैंग्वेज के फॉर्म में या पिक्चर में दिखाएंगे। लेट्स से सॉलिड स्फीयर नंबर 2 ऑब्जेक्ट है अपने लिए।
और उसका मास ट्वाइस m दिखा रहा है, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया। एंड देन देयर इज अ थर्ड ऑब्जेक्ट फॉर अस। ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है ये हॉलो स्फीयर है, ये स्फेरिकल शेल आप लिख सकते हैं इसको। सो दैट इज स्फेरिकल शेल, और इसके भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दिया गया है और इसका भी मास दिया गया है। तो इस तरह से आपको 3 बॉडीज़ दी गई हैं और इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास अपने को पता करना है। सो इस तरह से बॉडीज़ को देख करके हम बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है या फिर सेंटर ऑफ मासेस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सभी के सेंटर ऑफ मास को पकड़ेंगे। तो क्या रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड सेंटर पॉइंट पर होगा जो कि O पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 0,0। तो फर्स्ट का सेंटर मास निकला है तो इसको यूज़ करेंगे। फिर सेकेंड के बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सिंस ये कंप्लीट स्फीयर है तो उसके सेंटर पर ही होता है, इसका मतलब ये दूसरा सेंटर ऑफ मास का काम करेगा। थर्ड अगेन स्फेरिकल शेल है, कंप्लीट शेल है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पॉइंट होगा, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास का काम करेगा। तो ये जिसको अंडरलाइन किया ये कोऑर्डिनेट्स है जो हमारे लिए रोल प्ले करने वाले हैं। अच्छा, इस रॉड के बारे में सिंस ये बॉर्डर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से आपको पता चल गया था कि वो सिमेट्रिकल, इसलिए सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे ही लाई करेगा। थोड़ा कम ज़्यादा कोऑर्डिनेट होता है तो हम जो भी सेंटर पॉइंट होता है उसको पकड़ के निकालते पहले, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद अगर अपने को एक्सियम निकालना है, सो हाउ दिस एक्सियम इज गोइंग टू बी, हाउ मच दैट इज गोइंग टू बी, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से जो बताया आपको। तो हम लिखेंगे m1 विच इज़ m x1 which is 0 plus m2 which is 2m x2 which is 4m 4a and plus m3 which is m x3 which is 0, this is 0, right? So this divided by total mass which is m plus twice m plus m. Now you can count this. जब इसको काउंट करेंगे तो ऊपर से आपको मिलने वाला है 4 into 2 that is 8 times m into a, डाउन साइड अपने को मिलेगा 4m, टोटल मास 4m है। ये तो ज़ीरो होने की वजह से उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस इनटू a। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ट्वाइस a निकल के आ रहा है। ना वाई से हम आते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो कि y है, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सो m1 का मतलब m हुआ, y1 का मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस ट्वाइस m, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, एंड थर्ड इज m इंटू वाई कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट 4 है, डिवाइड बाई इंटायर मास इज 4m। तो ये दो टर्म तो 0 निकल गए, तो 4ma डिवाइड बाई 4m दैट इज a। देन आप z सिम की बात कर सकते हो, सिंस z कोऑर्डिनेट सभी का 0 है इसलिए 0 आ जाएगा। सो कैन वी से कि सेंटर ऑफ मास इस कॉम्बिनेशन का जो बनने वाला है, सेंटर ऑफ मास इस कॉम्बिनेशन का जो बनने वाला है वो ट्वाइस a, 0 आ जाएगा। और अगर आपको पिक्चर देता है, बोलता है कि लोकेट कीजिए कहाँ पर है, तो हम यहाँ पे ट्वाइस a पे जाएंगे और a पे जाएंगे, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल जाएगी। a का मतलब इसके सामने रहेगा और ट्वाइस का मतलब इसका इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं रहेगा। तो रफली हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ these 3 bodies combined together. So if you got the idea, so no matter how many bodies are given to you, as long as you are able to find the center of mass location of individual bodies, then you can also find the center of mass of the combined system. Okay. Now in questions कई बार ऐसा भी होगा कि आपको XYZ सिस्टम बना के नहीं देगा और सबके सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं बताएगा, और फिर भी आपसे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पूछेगा। तो उस केस में किसी एक पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आपसे पूछी जाएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एग्जांपल उसके लिए भी। सो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। सो एग्जांपल रीड्स लाइक अ हेमिस्फेरिकल शेल, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अ हेमिस्फेरिकल शेल जिसका मास m दिया गया है, एंड अ हॉलो कोन जिसका भी मास m दिया गया है। दे आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O। ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि H और R में क्या रिलेशन है। So H is equal to 3r. Now ये जो R दिया गया है that is going to be the radius of hemispherical shell as well as the radius of the base of the cone, और H की वैल्यू 3r है, तो अपने को सेंटर ऑफ मास का लोकेशन O से पता करना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना होगा कि इस O पॉइंट को ओरिजिन पकड़ लेते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो x एक्सिस का काम कर लेगी, और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं जो y एक्सिस का काम कर लेगी।
और इसके बेसिस पर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं। ये y हो गया, ये x हो गया, राइट। और इसके बाद में इनके इंडिविजुअल के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को पॉइंट आउट करेंगे। सो कैन वी से कि जो ऊपर वाला पोर्शन उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा होगा। लेट्स ओ इज द ओरिजिन, और कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो सिमेट्रिकल लाइन पे यहाँ पे कहीं लाई करेगा ना। उनके कोऑर्डिनेट्स रीच करने हैं। शेल का कोऑर्डिनेट जो होता है वो उसके बेस सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होता है। दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज r/2। तो आप बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है r/2 आने वाली है। इसके बाद नीचे का डिस्टेंस पकड़ते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आने वाली है यहाँ से यहाँ तक की, इसके लिए आप जानते हो कि कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके बेस सेंटर से h/3 डिस्टेंस पर होता है, h/3 डिस्टेंस पर होता है। सो इस लाइक कि अपने पास 2 पॉइंट मासेस हैं, एक ऊपर है, यहाँ पर कितना पॉइंट मास एज्यूम करेंगे m, यहाँ पर कितना पॉइंट मास कंसीडर करेंगे m। अब 2 पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा वो हम लोगों को पकड़ना है। सो लेट्स राइट दैट। सो जिस तरह से इसको बनाया गया है तो केवल अपने लिए वाईसीएम मैटर करेगा, तो वाईसीएम निकालते हैं। और वाईसीएम में लेट्स ऊपर वाले को फर्स्ट मानते हैं, नीचे वाले को सेकेंड। तो अपने को लिखना होगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अपने को ख्याल में रखना है कि हमने इसको ओरिजिन पकड़ा है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा। सो पॉइंट इसकी प्रॉपर साइन के साथ रखना है। m1 की वैल्यू आपको m मिलेगी, y1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू r/2। m2 का वैल्यू आपको अगेन m मिलेगा, लेकिन y2 की वैल्यू आएगी -h/3 डिवाइड बाई m प्लस m, दैट इज 2m। नाउ h की वैल्यू अगर आप 3r रख देते हो तो -r बन जाएगा। तो अपने लिए आंसर आ रहा है कुछ mr/2 माइनस mr एंड डिवाइडेड बाई 2m। ये mr कैसे हो गया ये समझ में आया आपको? h को r के टर्म में रख दिया, h की वैल्यू h/3 की वैल्यू r थी। इसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पाओगे कि ये बनेगा -mr/2 डिवाइडेड बाई 2m। देन यू विल रियलाइज कि m से m कैंसिल आउट हो गया और 2 और 2 गेटिंग मल्टीप्लाई, सो -r/4। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी तो उसके लिए YCM जो आ रहा है YCM इज -r/4, which basically says कि combined center of mass of this arrangement is going to be somewhere there downside। और जो कि O से कितना डिस्टेंस पर होगा, r/4 डिस्टेंस पर होगा। तो आपको जो डिस्टेंस बतानी है तो आप फाइनल आंसर ऐसा देंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम O इज इक्वल टू r/4 और डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द कोन सिमेट्रिकल लाइन पर कोन में होगा। कई बार क्वेश्चन सिंपली ये पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास इस O पॉइंट के ऊपर होगा या नीचे होगा, तो हम कैलकुलेट करके बता पाएंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये नेगेटिव आया, इसका मतलब ये डाउन साइड होगा, और कितना O से डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़ दिया है तो उनके हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर पाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़ का निकाल सकते हैं तो हम अगर किसी बॉडी से कुछ मास को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, कैविटी क्रिएट कर दिया जाए, तो उस केस में भी हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपके पास आपको एक डिस्क देगा या फिर आपको एक स्फीयर देगा और उससे एक कुछ पोर्शन ऑफ मास रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो निकालना होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूवल ऑफ मास, और इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ मास, या फिर ऐसा लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और बॉडीज विद कैविटी। सो अगर बॉडी में हम लोग कैविटी बना देते हैं तो सेंटर ऑफ मास कितना होता है और कहाँ पर होता है वो देखना है। सो पहले मैं जनरल आइडिया दे देता हूँ, फिर फॉर्मुलेशन कर लेंगे। लेट्स से कि अपने पास एक बॉडी है, ये इंटायर एक बॉडी है और इस टोटल बॉडी का मास m है। इसके बाद इस बॉडी से एक पोर्शन को रिमूव कर लिया गया, लेट्स से इतना पोर्शन कट कर दिया गया, ये कैविटी बना दी गई। तो जो पार्ट आपने रिमूव किया है उस रिमूव्ड पार्ट का मास m' है। m' पार्ट आपने हटा दिया है। अब कहाँ से रिमूव करेंगे ये भी मैटर करेगा, कितना मास रिमूव करेंगे ये भी मैटर करेगा। सो दिस बिकम्स द कैविटी। सो इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहीं और रहा होगा, मास को रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। सो लेट्स से कि जब आपने बॉडी, आपके पास कंप्लीट बॉडी थी, कैविटी क्रिएशन नहीं किया था, तो ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था, ओरिजिनल।
और ये जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था, इसके अपने कोऑर्डिनेट्स थे, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y। ये कंप्लीट बॉडी का ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है। जो बॉडी आपने रिमूव की उसका मास m डेस है और उसका अपना सेंटर ऑफ मास रहा होगा। तो जितना पोर्शन रिमूव हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं। तो ये उसका सेंटर ऑफ मास है। लेट्स से उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स x डैश, y डैश है। डैश का मतलब हम लोग समझ रहे हैं जो रिमूव किया गया है। सो एक्स वाई इज द ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, x डैश y डैश इज द पार्ट ऑफ दैट बॉडी विच हैज़ बीन रिमूव्ड। उस पार्ट का सेंटर ऑफ मास है और उस पार्ट का मास कितना है, m डैश है। इसके बाद आप पाओगे कि अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो फाइनली एक सेंटर ऑफ मास आएगा। फाइनली एक सेंटर ऑफ मास आएगा। जो फाइनली सेंटर ऑफ मास आएगा वो आप पाओगे कि अगर बॉडी आपने यहाँ रिमूव की है तो यहाँ पर मास कम हो गया, लॉजिक समझते हैं। तो मास इधर वाला बढ़ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सेंटर ऑफ मास अधिक मास की तरफ शिफ्ट करता है, यानी सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पर आ जाएगा। सो दैट कि ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे। सो अगर ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था, यहाँ से मास गया तो यहाँ का मास ज़्यादा हुआ तो सेंटर ऑफ मास उससे दूर चला जाता है। तो ये आपका फाइनल सेंटर ऑफ मास मिलेगा, फाइनल सेंटर ऑफ मास। और ये जो फाइनल सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट लेट से हम बोलते हैं एक्सियम, वाईसियम। अभी हम केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, जेड के साथ भी आपको एग्जैक्टली वही काम करना है। सो यहाँ से क्या क्या पॉइंट समझने वाले थे। एक तो ये पॉइंट कि अगर कोई पार्ट रिमूव होता है किसी बॉडी से तो जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है उस अगर आप ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास को इस रिमूव सेंटर ऑफ मास से लाइन ज्वाइन करें तो उसके अवे जाता है, इधर नहीं जाएगा टूवर्ड्स द कैविटी बट अवे फ्रॉम द कैविटी जाएगा। और अगर मास आप ऐड करते हो तो टूवर्ड्स मास आता है, मास रिमूव करते हो तो अवे द मास जाता है। उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। सो अगर ये टर्मिनोलॉजीज या नॉमेनक्लेचर अगर हम समझते हैं तो इसके बेसिस पर हम एक फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। सो लेट मी राइट कि यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। तो ये जो m है, दिस इज टोटल मास और इनिशियल कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी। इनिशियल मास, और आप टोटल वर्ड भी यूज करते हो कि कर सकते हो टोटल मास ऑफ बॉडी। व्हाट इज m dash इंडिकेटिंग? m dash इंडिकेटिंग रिमूव्ड मास। रिमूव्ड मास, उस मास को जिसको आपने हटाया है, तो बचा हुआ मास कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स m माइनस m डैश हो जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो x, y बताया जा रहा है ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास है। इनिशियल का मतलब हुआ कंप्लीट बॉडी का है, जिसको हम x डैश, y डैश नाम से बुलाएंगे। इट विल बी इंडिकेटिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड बॉडी, रिमूव्ड पोर्शन। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, कैविटी पार्ट और रिमूव्ड पार्ट। एंड देन एक्सियम, वाईसियम क्या है? ये फाइनल सेंटर ऑफ मास है आफ्टर रिमूवल, सेंटर ऑफ मास विद कैविटी। और क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे? क्वेश्चंस में आपको कैविटी के बारे में बताया जाएगा और इनिशियल बॉडी के बारे में बताया जाएगा और ये फाइनली एक्सियम, वाईसियम पूछा जाएगा। इसको करने के अपने लिए कई तरीके होते हैं, किसी तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो बॉडी है, ये जो कैविटी है, कैविटी में आप एडिशनल एक मास रख लो। अगर m डैश मास यहाँ पे रख दोगे, सपोज कर लो ये कैविटी के साथ आपको प्रॉब्लम दी गई है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि वी विल बी थिंकिंग कि हमारे पास एक m डैश मास है जो इस पर कैविटी पे फिट होता है। तो अगर उसको हमने m डैश मास को यहाँ पे कैविटी पे फिट कर दिया तो फिर ये पूरा बॉडी बन जाएगा, ओरिजिनल बॉडी बन जाएगा, इजंट इट। लेकिन अगर हमने मास रखा है तो मास को हटाना भी पड़ेगा। तो हम मास को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि जीरो मास बनाने के लिए पहले हमने m डैश मास रखा और फिर माइनस m डैश रखा। जस्ट मैथमेटिकल स्टफ कि अगर हमने माइनस m मास को कंसीडर किया और प्लस m को कंसीडर किया तो टोटल सम कैसा आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो पहले m डैश को रखेंगे और इसके बाद बोलेंगे इसी ऊपर, इसी के पार्ट पर एक माइनस m डैश भी रखा हुआ है, माइनस m डैश भी रखा हुआ है। तो अपने पास बेसिकली क्या होगा कि एक कंप्लीट बॉडी होगी जिसका सेंटर ऑफ मास ये है और एक ये बॉडी होगी जिसका सेंटर ऑफ मास x डैश y डैश है, लेकिन उसका मास कितना होगा? m डैश हो जाएगा, माइनस m डैश हो जाएगा। तो उसका आंसर फिर ये निकल के आ जाएगा। सो जस्ट लाइक कि एडिशन ऑफ मार्क्स हम लोग निकालते थे, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। बस इस कैविटी वाले मास को क्या पकड़ लेंगे? निगेटिव मास पकड़ लेंगे। सो अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा जो एक्सियम आएगा फाइनल वाला, वो आना चाहिए टोटल मास विच इज़ m, टोटल का x कोऑर्डिनेट विच इज़ x प्लस
वो मास जो यहाँ पर रखा गया नेगेटिव इक्विवेलेंट, तो दैट इज माइनस एम डैश, उसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश डिवाइड बाई एम प्लस दैट मास माइनस एम। सो बेसिकली ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एम एक्स माइनस एम डैश एक्स डैश डिवाइडेड बाई एम माइनस एम डैश। पॉइंट है कि अगर कैविटी है इसका तो वहाँ पे नेगेटिव मास है तो नेगेटिव एम डैश को हम माइनस से रिप्लेस कर देते हैं ओरिजिनल फॉर्मूला में। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सिमिलरली वाईसीएम अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो ये बन जाएगा एम वाई टोटल मास का ओरिजिनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस रिमूव्ड मास का वाई सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई एम माइनस एम डैश। So whenever there is a cavity coming in, you need to follow this way of writing the center of mass. So this is the center of mass with cavity. So ये coordinates हैं वो हैं center of mass with cavity. Okay. So इससे अपने को क्या करने की ज़रूरत पड़ेगा, ओरिजिनल बॉडी को पकड़ेंगे, ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पकड़ेंगे और फिर रिमूव्ड बॉडी के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पकड़ेंगे, लेकिन रिमूव्ड बॉडी के मास के आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि वो रिमूवल है। एडिशन में हम लोग मास को ऐड करते हैं, रिमूवल में माइनस एम डैश को यूज़ कर ले रहे हैं, जिससे अपना फॉर्मुलेशन हो गया। सिमिलरली जेड आएगा तो जेड सी एम भी निकाल सकते हैं और अपने आंसर्स आ जाएंगे, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें इसको अप्लाई करते हैं और देन इट विल बी कंप्लीटेड। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो एग्जांपल कैन बी रिटन लाइक दिस। सो लेट मी राइट फर्स्ट। Well, so question reads like this. It says कि from a uniform disk, पहली बात तो ये डिस्क है जिसकी रेडियस r दी गई है और एक डिस्क को हमने रिमूव किया है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। आपको फाइनल सेंटर ऑफ मास बताना है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। सो ये पहले एक डिस्क था और उसका मास नहीं दिया है आपको, केवल रेडियस दी गई है और उससे एक डिस्क रिमूव कर दी है। ये जो डिस्क रिमूव की गई है वो इस तरह से दिखाया जा रहा है। अब इसका सेंटर ऑफ मास अपने को बताना है। तो कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहा होगा, जो रिमूव पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पे रहेगा। तो अगर ये डिस्क आपने रिमूव किया है तो सिंपल क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो ये कि फाइनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। कुछ पॉइंट्स दे देंगे कि क्या फाइनल सेंटर ऑफ मास ये 1 लोकेशन पर हो सकता है या फिर 2 लोकेशन पर होगा या फिर 3 लोकेशन पर होगा या फिर इधर कहीं 4 लोकेशन पर होगा। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से लोकेशन पर होगा। और यहाँ पर भी ऑप्शन दे सकता है, लेट्स से 5 लोकेशन है। तो आप बोलोगे कि उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके लिए हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पॉइंट होगा। 2 पॉइंट होगा, क्योंकि अगर हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ से रिमूव किया है तो सेंटर ऑफ मास उनको मिलाने वाली लाइन पर अवे फ्रॉम द कैविटी जाता है, इसलिए 2 पॉइंट विल बी द राइट आंसर। एनीवे, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। सो ओरिजिनल मास लेट से m था, सो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे। मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। लेट m इज ओरिजिनल मास, उन्हीं टर्म्स में लिखेंगे जिस टर्म में हम लोगों ने अभी फॉर्मुलेशन किया है। ओरिजिनल मास इज m और लेट से m डैश इज ए रिमूव्ड मास। सो जो रिमूव्ड पोर्शन है उसके मास को हम लोग m डैश मान ले रहे हैं। और कोऑर्डिनेट्स वाली बात करते हैं। जो m का जो सेंटर ऑफ मास रहा होगा, क्या वो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास रहा होगा 0,0 पर, जिस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, या फिर आपको नहीं भी दिया गया तो आप यही एज्यूम करेंगे। और जो रिमूव्ड वाला पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब देखो कि इसकी रिमूव्ड वाले के रेडियस आपको नहीं दिए एज सच, बट हम पता कर लेंगे क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक उसका डायमीटर होगा। तो अगर ये डायमीटर की बात करो तो इसका डायमीटर बड़े वाले के रेडियस के बराबर है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो उसका हाफ हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आप बोलोगे ये r/2,0 आएगा। तो अपने को बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एज पर दिस नॉर्म्स कि अगर जो x y द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे वो बेसिकली हैं 0,0 और जो रिमूव्ड जिसको हम लोग x डैश y डैश बोला करते थे, इसकी जो वैल्यू है वो r/2,0 है। अभी r/2,0 कैसा है वो पिक्चर से पता चला, तो ये पिक्चर में या तो देख करके पता चलेगा या फिर वो लिख करके आपको देगा। अपने को फाइनल सेंटर ऑफ मास बताना है, तो जो फाइनल सेंटर ऑफ मास है वो एक्सियम वाईसीएम है, इसको अपने को पता करना है। और सिंस आपने आइडेंटिफाई किया था 2 पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, इसको वाईसीएम 0 रहेगा, ये गारंटी से कहा जा सकता है। तो वाईसीएम 0 रहेगा, बेसिकली अपने को एक्सियम बताना है। एनीवे प्रोसीड करते हैं। तो रूल को लगाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपको एक्सियम पकड़ना है, तो एक्सियम पहले निकालते हैं। एक्सियम की जो वैल्यू आती है वो ओरिजिनल मास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट माइनस रिमूव्ड मास रिमूव्ड कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल माइनस रिमूव्ड मास। दिस इज हाउ वी प्रोसीड।
ना ओरिजिनल मास को m पकड़ा था, पकड़ के रखते हैं, x की वैल्यू 0 है, रख देते हैं, माइनस m डेज पता करना है और x डेज की वैल्यू r/2 आ रही है, डिवाइड बाई m माइनस m डेज। सो यहाँ से अपने को पता चलेगा ये आ रहा माइनस r/2 m डेज डिवाइड बाई m माइनस m डेज। जाहिर सी बात है कि m माइनस m डेज पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर का ऊपर वाला टर्म ये पॉजिटिव है, तो ये जो माइनस साइन आ रहा है ये बता रहा है कि x को निगेटिव आना पड़ेगा, और वैसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इधर आएगा तो x को निगेटिव आ रहा है, तो जस्टिफाइड है। अब अपने को m भी नहीं पता है, m डैश भी नहीं पता है, लेकिन इसको सॉल्व भी करना है, तो अपने को क्या करना चाहिए, ये जो m डैश है इसको डिवाइड कर देना चाहिए, या फिर दोनों को m डैश से डिवाइड कर देना चाहिए। सो यहाँ पर आपको अटेंशन पे करना होगा कैसे हैंडल करते हैं इसके बाद। तो ये बनेगा माइनस r/2, और या फिर इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस r/2 मैंने बाहर लिख दिया, और ब्रैकेट पे आते हैं, m डैश से डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई m डैश माइनस 1। अब आपको m नहीं चाहिए, आपको m डैश भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको m अपॉन m डैश का रेशियो चाहिए। सो सिंस ये यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब होता है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो m अपॉन m डैश को हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता है, m अपॉन m डैश अपने को चाहिए, तो हम बोलेंगे लेट्स से इसकी डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू टोटल एरिया, टोटल मास के लिए टोटल एरिया निकालेंगे। सो टोटल एरिया इज गोइंग टू बी पाई r² डिवाइडेड बाई m डेस्क का मास चाहिए, यानी कैविटी, कैविटी भी एक डेस्क है, सर्कुलर पार्ट है, तो उसका मास कितना आएगा, उसका मास आएगा डेंसिटी इंटू उस रेडियस, उसका एरिया, ये डिस्क वाला रिमूव वाले पार्ट का एरिया। अब बोलोगे उसका भी पाई r² आएगा, लेकिन उसके लिए जो रेडियस है वो r/2 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। जब आपने ऐसा किया तो आप पाओगे कि ये कैंसिल आउट होगा बहुत कुछ, और ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ दैट कि 1/4 आएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये 4 आएगा, यानी m अपॉन m डेज 4 के बराबर होगा, यानी m डेज की जो वैल्यू है वो m/4 है। तो अगर आपसे पूछता है कि कितना रिमूव्ड मास है, तो आप बोलोगे कि ओरिजिनल मास का 1/4 है। सो ये बन जाएगा अपने लिए एक आंसर, दैट मीन्स माइनस r/2 विद इन द ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, and 4 minus 1 is a 3 number that we know, so this becomes minus r/6, 3 into 2 becomes 6। YCM कितना रहा होगा, 0, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दोनों के 0 0 जा रहे थे, ये दोनों 0 0 जा रहे थे, राइट। सो YCM 0 आ गया। सो कैन वी से कि अपने लिए जो सेंटर ऑफ मास बनता है फाइनली उसकी लोकेशन आ रही है -r/6, 0। इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास कितने अमाउंट से शिफ्ट करेगा, तो आप बोलोगे r/6 से शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यहाँ पर फाइनली सेंटर ऑफ मास मिलेगा जो कि ये r/6 हो जाएगा। सो इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आने के चांसेस रहते हैं। तो अपने इस पे देखा कि अपने को फॉर्मूला ये लगाना है और फिर मासेस को पकड़ना है। जनरली वो यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ करेगा, तो फिर मासेस का रेशियो पकड़ में आएगा, तो उन मासेस के रेशियो को हम उनके डेंसिटी और एरिया से निकाल करके बता सकते हैं। ये एक सिंगल कैविटी का केस था। अगर मल्टीपल कैविटीज़ आएंगी तो हर कैविटी के करस्पॉन्डिंग हम माइनस m डेस एक डेस इस तरह के स्टेप को ऐड करते रहेंगे, माइनस के साथ ऐड करते रहेंगे, दैट मीन्स अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ओके, तो ये जो मल्टी कैविटी वाला केस था उसको मैं एक बार लिख के बोल देता। तो जैसे कि अगर मल्टी कैविटीज़ आएंगी तो अपने को क्या करना होगा, मैं शॉर्ट में समझा देता कि लेट से ये अपने पास बॉडी है और इस बॉडी पर मल्टीपल कैविटीज़ हैं, मे बी लाइक एक कैविटी यहाँ पर बनी हुई है, एक कैविटी यहाँ पर बनी हुई है, और भी कैविटीज़ हैं, तो अभी अब 2 कंसीडर कर लेते हैं। और फिर हम लोग बोलेंगे कि जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, वो XY से पकड़ेंगे, और ओरिजिनल का मास M था। फिर ये जो फर्स्ट कैविटी है, लेट से ये फर्स्ट कैविटी है, इसके मास को हम लोग M डेस मानते हैं, तो इसके सेंटर ऑफ मास को हम लोग X डेस Y डेस मानते हैं। ये लेट से सेकेंड कैविटी है, तो इसके लिए मास को M डेस एंड डबल डेस मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं X डबल डेस, Y डबल डेस है। इस तरह से ट्रिपल डेस और 4 डेस लगा करके हम बात कर सकते हैं, या 1 2 3 नाम देना चाहो, चॉइस आपकी है। तो फाइनल सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? सो फाइनल सेंटर ऑफ मास के लिए आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो XCM, YCM होगा। अगेन 2 कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, Z आएगा तो आप कभी भी उसको ऐड कर सकते हो सिमिलर लॉजिक से। सो हाउ द XCM विल बी रिटन एज टोटल मास, टोटल X कोऑर्डिनेट माइनस M डेस X डेस माइनस M डबल डेस X डबल डेस। सो पॉइंट इसकी जब कभी कैविटी आएगा तो प्लस की जगह हम माइनस लगाते हैं, दैट्स द पॉइंट, और उसको ओरिजिनल फॉर्मूले जैसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस M डेस आएगा, यहाँ माइनस डबल M डेस आएगा।
सिमिलरली वाई सी एम के बारे में पता चल जाएगा आपको, और जेड सी एम भी आप लिख सकते हो। तो ये बनेगा एम वाई माइनस एम डैश वाई डैश माइनस एम डबल डैश वाई डबल डैश डिवाइड बाई एम माइनस एम डैश माइनस एम डबल डैश। सो इन केस ऑफ मल्टीपल कैविटीज़ यू कैन डू दिस, और फिर उनको सॉल्व करके अपने आंसर तक ले जाते हैं। फाइन। Now let me give you a homework problem based on this, and then this will be done combination of bodies and bodies with cavities. Okay. So here is the homework. Homework says कि out of a uniform solid sphere जिसका रेडियस r था, एक स्फेरिकल पार्ट रेडियस r/2 का, जैसा फिगर में दिख रहा है, उसको हटा दिया गया है। अपने को बताना है कि अमाउंट बाई विच सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, तो कितने लेंथ से या कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा वो अपने को बताना है। सो ये ओरिजिनल स्फीयर था, उससे स्फेरिकल कैविटी हटा दी गई है। अगेन इसकी रेडियस r/2 आपको दे दी गई है, वरना पिक्चर से भी आप आइडेंटिफाई कर पाते। आप इस तरह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चूज़ कर सकते हो सिमेट्रिकली, और इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स वेरी सिमिलर टू द केस दैट दिस वी डिड, बट यहाँ पर ध्यान आपको देखना है ये सॉलिड स्फीयर है। ओके, सो ट्राई दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर. You can comment the answer in the comment section. In the next video I will be solving this. Okay, thank you everyone.